अगर कोई देश रिसेशन में चला गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसकी वजह से डिमांड नहीं आ रही, डिमांड ना होने की वजह से फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही और इस वजह से बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं, ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है। और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए यदि दुनिया के जिस भी देश में आ जाए या पूरी दुनिया में आ जाए तो सभी लोग एक ही जैसे अमीर हो जाएंगे। और एक ही जैसे अमीर हो जाएंगे का मतलब है कि यहाँ सबको जो भी एजुकेशन चाहिए या जो भी नॉलेज चाहिए वो सदा उपलब्ध रहेगी, कभी भी मिलेगी। जिसको जो उसकी क्षमता के और योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार जो रोजगार उसको चाहिए वो उसको मिलेगा। और जो भी भोग उसको चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जितने भी हैं जो भी उपलब्ध रहेंगी, वो उसमें से किसी को भी प्राप्त कर सकेगा अपनी इच्छानुसार। और इस अर्थशास्त्र में धन नहीं होगा। तो उसके लिए आप पिछला वाला वीडियो देखें तो आप उसमें समझ पाएंगे। आज मैं आपको इसमें पार्ट 2 में जो कई सारी बातें उसमें रह गई थी, वो वीडियो लंबा हो गया था, तो उन्हें मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एक बात ये मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं की थी कि धन क्यों इस व्यवस्था में नहीं होगा, धन होने से क्या समस्या होती है। तो आज इस बात को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में लेते हैं कि धन जो है, धन या मुद्रा, वो इस व्यवस्था में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि मुद्रा होने से क्या होता है, मान लिया आपके पास मुद्रा है, मेरे पास मुद्रा है, सबके पास मुद्रा है, तो मुद्रा होने से हम एक दूसरे से ही लेन देन कर लेते हैं। कुछ भी खरीदना बेचना हो हम लोग एक दूसरे से कर लेंगे। और जो सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है उसको ये बात पता नहीं चलेगी कि किसने किस बात की डिमांड की, किसने क्या खरीद लिया, किसने क्या बना दिया, कुछ मालूम नहीं चलता उसने उसको। और ये मालूम ना चलने से सिस्टम के लिए ये नामुमकिन हो जाता है ये जानना कि उसके देशवासियों की या उसके नागरिकों की क्या क्या मांग है और कब कब क्या क्या वो मांग कर रहे हैं या करते हैं और वो कैसे पूरी कर रहे हैं। क्योंकि वो सब उनके ऊपर ही चढ़ा होता है कि भाई आप ही प्राइवेट रूप से अपने आप ही फैक्ट्रियां लगाओ, कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, आप ही अपने स्कूल चलाओ, पढ़ो और आप ही उसमें अपना जॉब करो और करते रहो, हमें बस खाली टैक्स देते रहो, जिससे वो जो सड़क बिजली पानी के जो भी उनके काम रहते हैं उनको वो कर देते हैं बस। तो इसमें समस्या ये रहती है कि इसमें सिस्टम को कभी भी नहीं मालूम चल पाता कि कौन कितने डिमांड कर रहा है, क्योंकि लोग आपस में कर लेते हैं और सिस्टम उस बात को कभी ये समझ नहीं पाता कि मेरे देशवासियों की कुल मिला के सारी चीजों में कितनी डिमांड है। तो अब यदि उसको डिमांड ही मालूम नहीं चलेगी, यानी कि मांग का पता नहीं चलेगा सिस्टम को, तो जब उसको मांग का ही मालूम नहीं चलेगा तो इससे क्या होगा कि जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि जब उसको मांग का ही नहीं मालूम है तो वो उसका उसके प्रोडक्शन को भी वो निश्चित नहीं कर सकेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो भी सब प्राइवेट ही हो रखा है। ठीक, तो मांग का उसको मालूम नहीं चलेगा, प्रोडक्शन का मालूम नहीं चलेगा, तो वो इसका मैनेजमेंट भी नहीं कर सकेगा। तो वो जब इसका मैनेजमेंट भी नहीं कर सकेगा तो इस वजह से तो उसका वो मैनेजमेंट भी नहीं कर सकेगी कोई भी सिस्टम। और इस वजह से सबके ऊपर छोड़ दिया कि अब जो जितना कमा ले, जो मांग कर ले, जो कुछ कर ले। और इसी वजह से उस धन को रखा हुआ है कि हर चीज का एक मूल्य होगा, मुद्रा में एक मूल्य होगा, उसको जो कोई चुकाएगा तो दूसरे से उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा, वो उसको चुकाएगा तो वो उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इसमें समस्या यही होती है कि मांग का सिस्टम को कभी भी पता नहीं चल पाता, तो वो प्रोडक्शन का भी वो सेट नहीं कर सकता और वो फिर मैनेजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए उस सिस्टम में किस वस्तु की कितनी मांग है वो उसको पता होना चाहिए, तभी वो उस हिसाब से प्रोडक्शन और आगे उस हिसाब से डिलीवरी उसकी कर पाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये मुद्रा होने की वजह से ये सब हो नहीं पाता, क्योंकि अगर मुद्रा रखी सरकार ने तो हो नहीं पाएगा, उसको पहले मांग लेनी पड़ेगी। दूसरा एक ये कारण हो गया, दूसरा ये कारण हो गया कि अगर आप वस्तुओं का मूल्य रखते हो, अगर आप वस्तुओं का मूल्य रखते हो तो इससे क्या होगा कि केवल वही व्यक्ति मांग कर पाएगा जिसके पास धन होगा, जिसके पास पैसा होगा। अब अगर किसी के पास पैसा नहीं है, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि 90% से अधिक लोगों के पास पैसा नहीं है, तो
क्या होता है कि लोग अपनी मांग ही नहीं कर पाते, और मांग नहीं कर पाते तो उसमें भी मैनेजमेंट को कभी नहीं मालूम चलेगा कि कितनी मांग है, क्योंकि लोग मांग ही नहीं कर पा रहे, मांग नहीं कर पा रहे तो उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उनको वो चीज बना के मिलेगी नहीं। अब नहीं मिलेगी तो वो गरीब पे गरीब रह जाएंगे। गरीब इसी बात की गरीबी है ना कि हमें जीवन में जो भी चीज चाहिए, अच्छा बहुत बढ़िया जीवन जीने के लिए जो भी हमें प्रोडक्ट, सर्विसेज, घर, सड़क, बिजली, पानी, टीवी, मोबाइल इत्यादि ये सब चीजें जो चाहिए, तो ये इनकी जब मांग नहीं हो पाएगी क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है, तो भी ये मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कर पाएगा। तो चीजों का मूल्य रखने से ये समस्या हो जाती है। दूसरा, कल मैंने आपको बता दिया था कि श्रम का मूल्यांकन करने से भी ये समस्या होती है, क्योंकि अगर आप पैसा रखोगे तो आपको श्रम का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो आदमी जो चीज पैदा कर पा रहा है तो वो उसमें जितनी मेहनत कर रहा है उसको एक वो आप उसका प्राइस रख देते हो कि 10,000 महीने, 20,000 महीने, 50,000 महीने या 10 लाख महीने, जो भी आप रखते हो। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि अन्याय होता है। और अन्याय का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि इस पूरे सिस्टम को लाने का, बनाने का, अपने जीवन में चलाने का कोई उद्देश्य, कोई अर्थ नहीं बचता। जबकि सिस्टम हम अपने जीवन में क्यों लेके आते हैं? इसीलिए लेके आते हैं कि यहाँ सब कुछ सबको वो सब मिल जाए जिससे हम सबकी जिंदगी सारे सुखों से भरती है, अच्छे तरह से हम जी सकें। वो हमें सारी नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, वो हमें रोजगार मिल जाए, वो हमें सर्विस एंड प्रोडक्ट्स मिल जाए जो कि हम अपने जीवन में भोगना चाहते हैं, जिनसे कि हम अच्छे से अपना जीवन जी सकें यहाँ आनंद पूर्वक, सुखपूर्वक। वो सबके लिए हमने ये सिस्टम बनाया होता है। वो उस सिस्टम में चाहे हम अर्थशास्त्र लेकर आए, चाहे हम पॉलिटिकल कोई मॉडल लेकर आए, चाहे कोई सोशल मॉडल लेकर आए, चाहे कोई पॉलिसीज लेकर आए किसी भी प्रकार की, वो सब हम इसी ध्येय से, उसी उद्देश्य से बनाई होती हैं कि यहाँ सबको सब कुछ मिल जाए जिनको जो भी जब चाहिए। तो आज का सिस्टम उन सबको पूरा नहीं कर पा रहा है, और आज तक का नहीं कर पा रहा है। पीछे कोई इतिहास में जाके देखें तो उसमें मैं आपको ये कारण बता रहा था कि धन होने से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब तक कि किसी सिस्टम में ये धन रहेगा, ये कोई मुद्रा रहेगी, तब तक मांग का कोई हिसाब किताब नहीं चलेगा। पता है सिस्टम को, पता नहीं चलेगा तो वो कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। किसी वस्तु का मूल्य अगर आप रख दोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो मांग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको वस्तुओं का मूल्य भी हटाना पड़ेगा। ठीक, तो वस्तुओं का मूल्य हटाना पड़ेगा, धन हटाना पड़ेगा, पूरा श्रम का जो मूल्यांकन है वो भी पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात ये आएगी कि हम अपने इस सिस्टम में धन को नहीं रख सकते। धन को यदि रखेंगे तो जो सिस्टम का उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं होगा। अब इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम सिस्टम में से धन को निकाल दें। जैसा कि मेरे पिछले वाली वीडियो में आप देखेंगे कि उसमें धन नहीं है, उसमें आप किसी भी वस्तु की मांग कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, वो मांग सिस्टम के पास पहुंचेगी, क्योंकि वहां पे सारा प्रोडक्शन सिस्टम ही कर रहा होगा, सारी मांगों को कलेक्शन सिस्टम ही कर रहा है, सारा प्रोडक्शन सिस्टम ही कर रहा है, और उसकी डिलीवरी भी सिस्टम ही कर रहा है। यहाँ सिस्टम से मतलब है कि एक आर्थिक ढांचा है पूरा, जिसमें एक ऐसा सिस्टम है कि सिस्टम आपको आपकी रुचि का रोजगार दे रहा है, आपकी रुचि के आपको प्रोडक्शन सर्विसेज दे रहा है, और आपकी रुचि का आपको ज्ञान या एजुकेशन वो सब दे रहा है। तो वो उसका ऐसा सांचा उसने इस सिस्टम में ऐसा सांचा सेट किया है कि जिनको जो एजुकेशन चाहिए उनको वो एजुकेशन मिल जाए, जिनको जो रोजगार चाहिए उनको वो रोजगार मिल जाए उनकी रुचि के हिसाब से, और जिनको जो भोग और सामग्री चाहिए वो उनको उनकी रुचि के हिसाब से उनको वो भोग सामग्री मिल जाए। तो इसमें हर आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा होगा या कोई सर्विस दे रहा होगा, हर आदमी मांग कर ही रहा होगा। और ये जो प्रोडक्शन और सर्विस है ये 25 से 50 साल के बीच के जो लोग हैं वो कर रहे होंगे, मांग सभी कर रहे होंगे इस सिस्टम में, और जो मैनेजमेंट है उसमें भी लोग हैं जो काम कर रहे होंगे। तो ये इस तरह का एक प्रारूप है। तो इससे पिछले वाला वीडियो देखेंगे उसमें वो मैंने सारा दिया है। यहाँ पे मैं इसी बात पर केंद्रित हूँ कि धन किसी भी सिस्टम में होने से क्या समस्याएं होती हैं और वो क्यों नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ वो कई तरह से बता दिया। किस तरह से बता दिया कि एक तो धन होने से सिस्टम आपसे मांग नहीं ले सकता, नंबर एक। दूसरा कि वस्तुओं का मूल्य रखने से जो ओरिजिनल मांग है वो नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि गरीब लोग मांग कर नहीं पाएंगे। तीसरा हो गया कि श्रम का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रम का मूल्यांकन तो ऐसे भी संभव नहीं है, मैंने कल की वीडियो में बताया, उससे अन्याय हो जाएगा। तो मुद्रा रखने से क्या होता है कुल मिला के मुद्रा आप रखेंगे तो इससे सीधा सीधा अन्याय को आप जन्म देंगे यदि आप मुद्रा रखते हैं तो। और यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो आपको ये मुद्रा अपने सिस्टम में से हटानी पड़ेगी, जो कि मैंने जो सिस्टम दिया है उसमें से वो मुद्रा मैंने हटा दी है। अब इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है कि जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। सिस्टम के सेंट्रलाइज होने से क्या रहता है कि अभी जैसा आज का सिस्टम है ये क्या है कि कुछ मामलों में सेंट्रलाइज है और कुछ मामलों में सेंट्रलाइज नहीं है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि किस सिस्टम को किन मामलों में सेंट्रलाइज रहना चाहिए और किस मामले में डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो इस सिस्टम में अगर मांग करने वाला कोई और है, मतलब मांग कहीं और कलेक्ट हो रही है ना, और प्रोडक्शन करने वाला कोई और है,
और डिलीवरी देने वाला कोई और है, तो वो सिस्टम गति नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिसने मांग कर दी, प्रोडक्शन कौन करेगा, उसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं, और डिलीवरी कौन करेगा, उसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि एक सिस्टम हो सेंट्रलाइज, एक सिस्टम सेंट्रलाइज हो जो मांग भी इकट्ठी करे, प्रोडक्शन भी करे और जो डिलीवरी को भी सुनिश्चित करे, और जो जनता है वो उससे ये मांग ली जाए और उसको रोजगार के रूप में रख के ये प्रोडक्शन कराया जाए, और फिर जो भी उससे सफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इस जनता को ही डिलीवरी कर दिए जाए, जनता के द्वारा ही। तो सही में ये सिस्टम बनेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम। कैसा बनेगा? डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो सिस्टम के रूप में सेंट्रलाइज होगा, लेकिन चूंकि मांग लेगा जनता से तो इस रूप में ये डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि पूरी जनता को कोई भी मांग करने की छूट होगी, स्वतंत्रता होगी कि वो कोई भी मांग कर सकता है, जिस भी बात की उसको आवश्यकता है, जिस भी बात की उसको जरूरत है। और ये मांग इस सिस्टम को प्रोडक्शन करके उसको डिलीवरी करके देनी पड़ेगी। प्रोडक्शन में उसने जनता को ही ह्यूमन रिसोर्स माने मानव संसाधन के रूप में लगाया हुआ होगा, जो 25 से 50-55 साल के लोग होंगे उन्हें, और डिलीवरी करने में भी उन्हें लगाया हुआ होगा। तो ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा कि जो अधिकार होगा सारा जनता का, और बाकी यही जनता सब जगह काम कर रही होगी एक सेंट्रलाइज सिस्टम के रूप में, जिसको हम पूरे को एक सरकार बोल सकते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे कि इसको हम कह सकते हैं एक शब्द में कि ये एक सरकार है, जब ये काम कर रही है और सब लोग, पूरी जनता इसमें आती है। कोई एक आदमी सरकार नहीं है, क्योंकि जनता में जो 25 से 50 साल के लोग होंगे वो वही सब जगह काम कर रहे होंगे, वही मांग कलेक्शन करने में कर रहे होंगे, वही उसका प्रोडक्शन करने में काम कर रहे होंगे, और वही उसकी डिलीवरी करने में काम कर रहे होंगे। तो कुल मिला के सारी जनता ही इसमें इन्वॉल्व होगी। बाद में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें जो मैनेजमेंट होगा, जो कि डिसीजन मेकिंग करेगा, उसका किस तरह से इलेक्शन होगा उसमें। तो जो राजनीति का मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल, वो आपको मैं किसी बाद में वीडियो में बताऊंगा। यहाँ अभी मैं आपको यही जो अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि वो सभी मांगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा, रोजगार, भोग, संरक्षण, ये चारों प्रकार की जो मांग है, इनको ये कैसे सबकी इच्छा अनुसार सबको प्राप्त हो जाए, और उसमें कैसा अर्थशास्त्र हो जो कि इन सबको प्राप्त करा सके, मैं उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो उसमें यही चीज होगी, और इसमें सबकी में समानता होगी, क्योंकि यदि हम श्रम का मूल्यांकन करते हैं या वस्तुओं का मूल्य रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि समानता नहीं आती है, समाज में समानता नहीं आती है, और असमानता से फिर वही सारे अपराध, और वही गरीबी, वही मुफलिसी, फिर वही जातियां, वही फिर विभिन्न प्रकार की परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। एक आदमी अपने आप को बड़ा, दूसरे को छोटा, या दूसरे को बड़ा, अपने आप को छोटा, वो सब देखने लगता है, और समाज में सोशल प्रॉब्लम्स, आर्थिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। दूसरा, मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम में जो परिवार है, परिवार के मान लिया उदाहरण के लिए 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में मान लिया 2 बूढ़े माता पिता, 2 युवा माता पिता, और 2 बच्चे। तो ये कुल मिला के 6 लोग अगर हम मान के चलें एक परिवार में, 6-5 जो भी, तो इस व्यवस्था के अंदर सबका इसमें प्रोफाइल बना होगा, सबका अलग अलग। दोनों बूढ़े माँ बाप का अलग अलग इसमें प्रोफाइल बना होगा मानव जनता के रूप में, दोनों ही युवा माता पिता का और दोनों ही बच्चों का। वो सीधे सिस्टम से मांग करेंगे, उन्हें जो भी चाहिएगा, उन्हें जो भी कपड़े लत्ते, घर वगैरह जो भी नहीं है उनके पास में, और उन्हें जो भी चाहिए वो सीधा मांग करेंगे, और सिस्टम उसका प्रोडक्शन डिलीवरी करके उनको सीधा देगा। यहाँ एक को दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है सिस्टम में, और ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि यहाँ आपस में एक दूसरे के हम ऊपर इनको डिपेंड करें, मान लिया इन 2 युवा माता पिता के ऊपर ये 2 बूढ़े और 2 बच्चे, इन चारों को अगर हम डिपेंड करें, और ये इसकी पत्नी भी, यानी कि अगर हम यहाँ एक आदमी के ऊपर 5 लोगों को डिपेंड करते हैं, तो क्या होता है कि फिर हमें उसमें ढंग लाना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी कैसे सारा अरेंजमेंट करेगा। तो हमें ये फ्रीडम भी इनको देनी होगी। तो इस सिस्टम में ये फ्रीडम भी है
कि किसी एक को दूसरे के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इससे क्या फायदा होगा कि इनके आपस के रिश्ते खराब नहीं होंगे कभी भी। अभी जो कि बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं, और उनको नहीं मालूम कि माता पिता के पास अपना पैसा नहीं है। बूढ़े माँ बाप सोचते हैं कि उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं बुढ़ापे में, उन्होंने बहुत अच्छे से जवानी में रखा था। और ये युवा माता पिता को लगता है कि हमारे पास जितना पैसा है उसमें हम जितना ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं रख रहे हैं। कई बार वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए और ठीक से बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, ठीक से बड़े बूढ़ों की देखभाल नहीं कर पाते। तो ये समस्याएं आज के सिस्टम में और अब तक के सिस्टम में होती रही हैं। तो इस सिस्टम में ये भी नहीं होंगे, माने किसी भी बूढ़े माता पिता को किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। युवा माता पिता को भी किसी के मुझे इनके लिए खाना लाना है, ले जाना है, इनकी देखभाल करनी है, इनका ये करना है, बिल्कुल कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था में आपस में जो लोग भी एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे वो रहेंगे, नहीं तो उनकी अलग से भी रहने की व्यवस्था होगी और वहाँ भी पूरी उनकी सेवा होगी। जैसे बूढ़े माता पिता हैं तो इनके लिए बड़े बड़े क्लब बने होंगे, वहाँ जहाँ इनकी सभी सुख सुविधाओं से सहित इनकी वहाँ पे इनकी रहन सहन होगी। बच्चे भी कोई रखना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज तो उनकी भी पूरे रहन सहन की पूरी उनकी सेवा और उनकी जितनी भी जरूरत है, जितनी भी सब कुछ है, वो सबका भी इंतजाम होगा। तो इस व्यवस्था में किसी को भी किसी के साथ जबरदस्ती रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है, दिल करता है तो जिनके साथ दिल करता है उनके साथ रहिए, जिनके साथ दिल नहीं करता है उनके साथ ना रहिए। वैसे संस्कृत में आप देखेंगे परिवार का मतलब यही होता है कि जिनके साथ हमें अधिकतम रहने में अच्छा लगता है, हम सुखी रहते हैं, तो तब तक हम उसके साथ रहें। अब ये जरूरी नहीं है कि ये खून के रिश्ते ही हों, ये आपको ऐसे भी जो खून के रिश्ते नहीं है उनके साथ भी रहकर आप अपना परिवार बना सकते हैं। तो इस सिस्टम में परिवार उन्हीं को कहा जाएगा कि जो भी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जिन्हें अच्छा लग रहा है, जब तक रह रहे हैं जब तक अच्छा लग रहा है, तो वो सूचित करते रहेंगे कि अभी हम परिवार के रूप में रह रहे हैं एक जगह। तो वो भी इसलिए क्योंकि उनको जो उनके फैमिली के सदस्य संख्या के हिसाब से उनको फ्लैट आवंटित हो सके कि जितने सदस्य हैं उसी हिसाब से उनका बड़ा छोटा फ्लैट दिया जा सके, उस वजह से। तो ये भी इस सिस्टम में समझने वाली बात है, क्योंकि अभी हमारे जितने भी सारे रिश्ते खराब होते हैं उसके पीछे जब आप जड़ में जाएंगे तो जाएंगे यही कि एक आदमी है परिवार में जिसके हाथ में सारा का सारा धन और पैसा और पूंजी होती है और बाकी सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो चाहे छोटे भाई बहन हो, चाहे बूढ़े माता पिता हो, चाहे जो है बच्चे हों। तो और उसको देखना पड़ता है, जिसके हाथ में सारी पूंजी धन है उसको देखना पड़ता है कि भविष्य में, क्योंकि ये उसका जिम्मा हो जाता है कि अब आदमी बीमार पड़ेगा तो फिर हॉस्पिटल के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, कल को खाना के लिए कहाँ से लाएगा, कपड़ों के लिए कहाँ से लाएगा, कल को शादी होगी उसके लिए कहाँ से लाएगा, तो उसके भी बहुत सारी टेंशन होती है। तो इस सिस्टम में किसी की कोई टेंशन नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बारे में जो भी आपको कोई क्वेश्चन उठे हैं जो रह गए हों समझाने से, तो इस वीडियो के अंत में नंबर होंगे, मोबाइल नंबर, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही समझाना चाहता था, एक तो मैंने धन का समझा दिया, एक मैंने परिवार का समझा दिया, एक मैंने ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रियल डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें जनता को सारी ताकत है। और ताकत क्या है जनता की? यही कि वो कुछ भी मांग कर सकती है, उस सिस्टम को उसका प्रोडक्शन करके उसकी डिलीवरी उसको करनी होगी, नहीं तो दिए हुए समय में उसको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। और इस सिस्टम में हर आदमी का व्यक्तिगत के हिसाब से एक जो आप देखते हैं ना, आप कहीं से कुछ सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, तो वो आपसे आपका सर्वे मांगते हैं कि आप बताइए आप कितने संतुष्ट हैं। तो इस सिस्टम में हर मांग और डिलीवरी के साथ में जैसे उसकी डिलीवरी होगी आपको, आप अपने संतुष्टि का एक मानक देंगे। एक 5 में से आप कितना दे रहे हैं, बहुत संतुष्ट हैं, ठीक ठाक संतुष्ट हैं, एवरेज संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है, या बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इस तरह के 5 स्टार होंगे, तो उसमें आप 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कौन सी उसको रेटिंग दे रहे हैं, तो वो रेटिंग जो है ये रेटिंग्स आएंगी। तो इससे इस सिस्टम को और बाकी सबको भी पता चलता रहेगा कि ये सिस्टम कितनी संतुष्टि दे रहा है उस जनता को। वो इस बात को कोई भी कभी भी जान सकेगा, यानी जनता में से कोई भी आदमी, क्योंकि ये एक ओपन पूरा प्लेटफॉर्म होगा नेट पर, और इसमें कोई भी आदमी कभी भी देख सकता है कि ओवरऑल देश में जो जनता की रेटिंग है वो कहाँ पहुंच रही है, 4 पे पहुंच रही है, 5 पे पहुंच रही है, 3 पे है, 2 पे, ये भी, और व्यक्तिगत रूप से भी देख सकेगा। और जिसकी रेटिंग 3 से नीचे होगी उसका तो सिस्टम में अलार्म बजेगा और वो देखा जाएगा कि ये आदमी को असंतुष्टि क्यों हुई। तो जब तक उसकी उस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा वो अलार्म चलता रहेगा, जो भी उसके उत्तरदायी होंगे, जिनकी भी वो जिम्मेवारी होगी, तो वो अलार्म सबको पहुंच जाएगा, जनता में, सारी जनता को पता चल जाएगा कि कहीं तो कोई गड़बड़ हो गई है। तो ये इस तरह का पूरा एकदम ऐसा सिस्टम होगा इंटरनेट पर जो कि मतलब क्लियर होगा, उसको कोई भी देख सकेगा। कभी इसमें कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको RTI डालनी पड़ेगी कुछ जानने के लिए। आप सारी चीजें ऑनलाइन पड़ी होंगी, सब कुछ, कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या खोज चल रही हैं, क्या डिसीजन हुआ आपके लिए, नेताओं ने क्या किया, कब क्या किया, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग, सब कुछ पूरा सब ऑनलाइन पड़ा होगा। आप कभी भी देख सकते हैं, और कभी भी उसमें कोई भी इंटरफेयर करना हो तो आप एक इसमें नियम है, जब आप पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखेंगे तो उस नियम के आधार से आप उसमें इंटरवीन कर सकेंगे, उसमें आप इंटरफेयर कर सकेंगे और उसको चेंज भी कर सकेंगे। तो इस तरह का ये सिस्टम होगा। इसको समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।